आज की कहानी प्रेमा राय के द्वारा लिखी गई है। कहानी का शीर्षक है रिश्तों का दर्द। अरे, आप इंदु दी हैं ना? यहाँ इस इंटरव्यू में इतने दिनों बाद प्राचार्या रति शर्मा कक्ष के दरवाजे को खोलकर अंदर प्रवेश करती हुई महिला को देखकर चौंकते हुए बोली। आश्चर्य से उनकी आंखें फैल गई थी। कॉलेज में बरसों से रिक्त पड़े पदों को सेवानिवृत्त शिक्षकों से भरने के लिए उन्होंने जो विज्ञापन दिया था उसी का आज इंटरव्यू चल रहा था। हाँ, मैं इंदु कुलश्रेष्ठ ही हूँ, मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में उस महिला ने कहा। आइए आइए, इधर बैठिए। कहते कहते रति शर्मा अपनी कुर्सी से लगभग खड़ी हो गई। कॉलेज के मैनेजर डॉक्टर वर्मा तथा साक्षात्कार समिति के अन्य सदस्यों ने प्रश्नसूचक दृष्टि से पहले रति शर्मा फिर उस नवा आगंतुका को देखा। उसकी जिज्ञासा के प्रत्युत्तर में रति शर्मा ने कुर्सी पर बैठते हुए उस महिला की ओर संकेत करते हुए कहा, ये हैं मिसेज इंदु कुलश्रेष्ठ, इस कॉलेज के भूतपूर्व प्रवक्ता जो वर्ष 1995 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर यहाँ से चली गई थी। इन्हें स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति देने के लिए न पिछले मैनेजर साहब तैयार थे, न ही भूतपूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर अस्मित निगम, क्योंकि यह इस कॉलेज की बहुत ही योग्य एवं बहुमुखी प्रतिभा संपन्न शिक्षक शिक्षिका थीं। छात्राएं नहीं, हम सब शिक्षिकाएं भी इनका सम्मान करते थे और इनके कॉलेज से जाने के नाम पर ही व्यथित थे। लेकिन यह हम सबको रुलाकर यहाँ से चली गईं और आज इतने दिनों बाद फिर इन्हें यहाँ देखकर मैं सचमुच हैरान हूँ। सारे कॉलेज का आग्रह व रुदन जिसे न रोक सका, वही आज पुनः इसी कॉलेज में। हाँ, मैं फिर यहाँ वापस आ गई, छोटा सा उत्तर दिया उस महिला ने, जिसका गला भर आया था और जो आंखों की नमी को छिपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। रति शर्मा एकटक उस महिला को कुछ पल देखती रही, फिर डॉक्टर वर्मा की ओर मुड़कर बोली, वही मैनेजर साहब, अंग्रेजी प्रवक्ता के लिए इंदु, मेरा मतलब है मिसेज इंदु कुलश्रेष्ठ से बेहतर अन्य कोई शिक्षिका नहीं हो सकती। मेरे विचार से सर्वसम्मति से इन्हें ही इस पद के लिए चुन लिया जाए। हाँ, क्यों नहीं। जब यह इस विद्यालय की अध्यापिका रह चुकी हैं तो फिर और कुछ देखने जानने की जरूरत ही क्या है। डॉक्टर वर्मा ने अपने अन्य सदस्यों की ओर देखा, जिन्होंने उनकी सहमति में सिर हिला दिए थे। लेकिन अभी वह महिला अपनी बात कह ही नहीं पाई थी कि रति शर्मा बीच में बोल पड़ी, लेकिन कुछ नहीं। हम आप पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। आपने जो यश अपनी योग्यता से अर्जित किया है, हम उसका केवल सूद ही आपको दे रहे हैं। इंदु दी, उन दिनों में प्रधानाचार्य नहीं बल्कि आपसे कनिष्ठ शिक्षिका थी, लेकिन छात्राओं की तरह मैं भी आपकी जबरदस्त फैन थी। आपने इस कॉलेज को जो दिया उसे मैं भूली नहीं हूँ। कृतज्ञता की झलक इंदु की आंखों में तैर रही थी। वह जाने के लिए उठी ही थी कि रति शर्मा ने आग्रहपूर्वक कहा, हाँ, एक बात और, आज शाम को आप मेरे घर खाने पर आ रही हैं। कॉलेज से घर आकर रति शर्मा के मन में इंदु कुलश्रेष्ठ को लेकर तरह तरह के विचार उठ रहे थे। इंदु का पूरा अतीत उसके आंखों में सजीव हो उठा। इंदु ने अपने बहनोई राजेश से विवाह किया तो सारा कॉलेज चकित था कि इतनी सुंदर, योग्य, आर्थिक रूप से पूर्णतः आत्मनिर्भर लड़की ने एक विदुर से, जिसका एक बेटा भी है, उससे विवाह क्यों किया।
लेकिन उसके निकट रहने वाले जानते थे कि इंदु को अपने बहन के बच्चे स्मिथ से बहुत ही स्नेह था और वह नहीं चाहती थी कि कोई सौतेली माँ उसके स्मिथ से दुर्व्यवहार करे। इसलिए राजेश के माता पिता की ओर से राजेश की दूसरी शादी इंदु से किए जाने की प्रस्ताव आते ही अपनी माँ की कठोर अनिच्छा के बावजूद उसने हाँ कर दी थी। विदाई के समय आंसुओं से भीगा माँ का चेहरा चूमकर उसने कहा था, माँ तुम स्मिथ को छूकर कहो कि मैंने गलत किया। तुम मेरे लिए दुखी मत हो, राजेश मेरा ख्याल रखेंगे। लेकिन शादी के कुछ ही महीने बाद ट्रेन दुर्घटना में राजेश की मृत्यु हो गई। इंदु का वैधव्य सारे कॉलेज को रुला गया। दूसरी शादी के कितनों ने प्रस्ताव उसके घर वालों के पास आते, लेकिन उसका एक ही उत्तर था कि शादी के बाद कोई भी सौतेला पिता मेरे स्मिथ को हृदय से अपना नहीं पाएगा। इसके बाद इंदु का जीवन चक्र स्मिथ के इर्द गिर्द ही घूमने लगा। कॉलेज में कभी कभी वह उसे ले आती, सभी उसे प्यार करते और पूछते कि तेरी मम्मा कौन है, तो वह मुस्कुराता हुआ अपनी छोटी छोटी उंगलियां इंदु की तरफ उठा देता। सब हंस पड़ते और इंदु का चेहरा मातृत्व की गरिमा से खिल उठता। धीरे धीरे महीने वर्षों में बदलते गए। स्मिथ की शिशु सुलभ क्रियाएं बाल अवस्था की क्रियाओं का रूप लेने लगी। नर्सरी केजी कक्षाओं को पार करते हुए स्मिथ विश्वविद्यालय के द्वार तक पहुंच गया। इंदु को बस एक ही धुन थी, वह स्मिथ को अच्छी सी अच्छी शिक्षा दे, जिससे वह बहुत बड़ा आदमी बन सके, इस समाज में धन के साथ ज्ञान भी अर्जित करे। उसके लिए उसने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रति शर्मा को याद आ रहा था कि बीए पास करने के बाद स्मिथ जब आईएएस की तैयारी कर रहा था, तो इंदु ने कॉलेज से छुट्टी ले ली थी। प्रिंसिपल ने उसके अवकाश प्रार्थना पत्र को देख कर हंस के पूछा था, अरे भाई आईएएस में बेटा बैठ रहा है, तुम तो नहीं ना, फिर ये छुट्टी किस लिए? मेरे घर पर रहने से उसकी पढ़ाई और अच्छी तरह से हो सकेगी। उसे अपनी पढ़ाई के आगे खाने पीने तक की सुध नहीं रहती मैडम। इंदु ने प्रत्युत्तर दिया था। स्मिथ की परीक्षाएं समाप्त हो गई तो सभी को स्मिथ के परीक्षा फल की बेसब्री से इंतजार था। इंदु की नज़र तो अखबारों में ही अटकी रहती। उसकी मनोदशा देखकर स्टाफ रूम में शिक्षिकाएं खुसर-पुसर करती। अधिकांश तो स्नेह से कहती, लेकिन कुछ ईर्ष्यावश भी कहती कि आखिर इंदु की तपस्या और स्मिथ की मेहनत रंग लाई। फिर आईएएस का परीक्षा फल निकला। सूची में स्मिथ दूसरे नंबर पर था। उस दिन कॉलेज में इंदु व स्मिथ की ही चर्चा सबके मुख पर थी। लोग इंदु को बधाई दे रहे थे और इंदु थी कि रोए ही जा रही थी। मारे खुशी के उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके बाद इंदु के मुख पर अचानक प्रौढ़ता झलकने लगी। स्मिथ के ट्रेनिंग पर चले जाने के बाद वह सबसे कहने लगी, अब नौकरी करने का मन नहीं करता, बहुत थकान लगती है। सोचती हूँ स्मिथ के नौकरी ज्वाइन करने के बाद मैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लूँ। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है? सभी इंदु का विरोध करते। सब जानते थे कि इंदु कॉलेज की सभी क्रियाओं व कार्यक्रमों की धूड़ी थी। उसके जाने पर उसकी कमी को भर पाना आसान नहीं था। लेकिन स्मिथ की ज्वाइनिंग के बाद इंदु ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ही ली। प्रधानाचार्य स्मिथ निगम ने उसे बहुत समझाया था कि सर्विस पूरे किए बिना बीच में सेवानिवृत्ति लेने से उसका आर्थिक रूप से नुकसान ही है। लेकिन इंदु को एक ही धुन थी, अब मुझे पैसों की क्या चिंता, फिर स्मिथ भी तो नहीं चाहता कि मैं नौकरी करूं।
वह मुझे बहुत अच्छी तरह खिला पिला पहना सकता है। बेटे की बात मैं कैसे टाल दूं? आखिर इंदु कुलश्रेष्ठ ने विद्यालय छोड़ दिया और बेटे के साथ दिल्ली चली गई। जाने से पहले कॉलेज आई थी। सभी को बहुत शानदार पार्टी दी थी। रति शर्मा इंदु से मिलकर बहुत रोई थी। कुछ महीनों तक इंदु से पत्र व्यवहार भी चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे यह सिलसिला भी समाप्त हो गया था। और आज अचानक उसी इंदु कुलश्रेष्ठ को देखकर रति शर्मा अचंभित थी। मन में उठ रहे हजार प्रश्न उसे विस्मित कर रहे थे। नौकरी बीच में छोड़कर जाने वाली इंदु दी फिर वापस क्यों चली आई? अचानक कॉलबेल बज उठी। उसने स्वतः दौड़कर दरवाजा खोला तो देखा इंदु खड़ी थी। रति शर्मा इंदु से लिपट गई। कॉलेज में सबके सामने जो संकोच था, वह नौकर चाकरों के सामने स्थिर न रह सका। मैं बहुत बेचैनी से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। आपने बहुत सी बातें पूछने का मन हो रहा था, जो सबके सामने नहीं पूछ सकी, इसलिए रात के भोजन के नाम पर यहाँ बुला लिया। यहाँ कैसे आई? घर कहाँ है? स्मिथ का यहाँ स्थानांतरण हो गया है क्या? आदि तमाम प्रश्न रति शर्मा ने एक साथ इंदु से कर डाले। अरे भाई, बैठने भी दोगी या यहीं से सब प्रश्न पूछ लोगी? इंदु ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। हाँ हाँ, आइए आराम से ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करते हैं, कहकर रति इंदु को अंदर ले गई और कॉफी के लिए पास खड़े नौकर से कह दिया। उसके जाते ही रति ने बेचैन होकर कहा, आखिर कौन सी मजबूरी आपको फिर यहाँ ले आई दीदी? मैं यही जानने के लिए सबसे ज्यादा बेचैन हूँ। नियति, मेरी नियति मुझे यहाँ ले आई। मनुष्य की जीवन डोरी का सूत्रधार तो वह ऊपर वाला ही है ना। इंदु की आंखों में एक खालीपन था। देखिए, पहेलियां ना बुझाइए। अगर बताने योग्य हो तो खुलकर कहिए। मैं बहुत अधीर हो रही हूँ, रति ने कहा। तुमसे क्या छिपाना रति, और छिपाने जैसा कुछ है भी नहीं, इंदु ने कहना आरंभ किया। कॉलेज को तिलांजलि देकर मैं तुम सबको छोड़कर चली गई। स्मिथ को लेकर ही मैंने जीवन का ताना बाना बुना था। तुम तो जानती हो, वही मेरा अतीत था, वही वर्तमान और वही मेरा भविष्य भी था। दिल्ली में स्मिथ के ज्वाइन कर लेने पर उसके लिए रिश्तों की जैसे बाढ़ सी आ गई थी। एक से एक उच्च अधिकारियों की सुंदर से सुंदर लड़कियों के प्रस्ताव आ रहे थे। स्मिथ के पास तो सबके लिए एक ही जवाब था, जो माँ की पसंद वही मेरी पसंद। लेकिन स्मिथ के इस उत्तर ने मेरे ऊपर सुसंस्कृत व सुशील लड़की ढूंढ कर लाने का दायित्व तो और बढ़ा दिया था। बहुत सोचने समझने के बाद एक सुसंस्कृत शिक्षक परिवार की कन्या से मैंने स्मिथ का विवाह कर दिया। स्मिथ की पसंद मैं जानती थी। उसके लिए रूप से अधिक गुण का महत्व था। बहुत आधुनिक नाज नखरे वाली लड़कियों से वह दूर ही रहता था। मेरा श्रम साध्य जीवन उसके लिए आदर्श था। वह प्रशासनिक सेवा में था, इसलिए उसकी नौकरी मेरी नौकरी की प्रकृति से बिल्कुल भिन्न थी। फिर भी वह प्रायः कठिन प्रसंगों में मुझसे राय ले लेता। स्मिथ की बहू सूची के आ जाने पर मैं बहुत हल्कापन महसूस करने लगी थी। घर से लेकर बाजार तक के सारे कार्यों में सूची का मेरे साथ होना मुझे बहुत सुखद लगता। सारा जीवन अकेले ही सब करते करते मैं थक गई थी। स्मिथ भी सूची को पाकर प्रसन्न था। उसे लगता कि वह उसके विचारों के अनुरूप ही होगी और वह मुझे वैसा ही मान सम्मान देगी जैसा कि वह स्वयं देता है। वह प्रायः मेरे अतीत की चर्चा सूची से करता और अपने IAS अधिकारी बनने का पूरा श्रेय अपनी लगन और परिश्रम को न देकर मुझे ही देता।
जिसे सुनकर मुझे ऐसा लगता जैसे मैं धरती पर नहीं आकाश पर पाँव रखकर चल रही हूँ। किंतु उसका ऐसा मानना और ऐसी सोच ही उसके दाम्पत्य जीवन के सुख का कांटा बन गई। एक दिन मैं बाहर लॉन में टहल रही थी कि अचानक स्मिथ के कमरे से जोर जोर से आवाजें आने लगी। मैं पास से गई तो सुची स्मिथ पर नाराज हो कह रही थी, तुम्हें माँ के सिवा भी कुछ दिखता है? हर बात में माँ ही माँ रहती है। तुम्हारी माँ ने त्याग किया तो कौन सी बड़ी बात है? सभी की माँ ऐसा ही करती हैं, लेकिन सब तुम्हारी माँ की माला नहीं जपते। अच्छा धीमा बोलो, माँ सुनेगी तो उन्हें दुख होगा। स्मिथ ने सुची को डांटते हुए कहा, मेरी बला से सुन ले तो अच्छा ही है। सुची का स्वर और ऊंचा हो गया, कम से कम पीछा तो छोड़ दें। सुची के मुंह पर शायद स्मिथ ने हाथ रख दिया था, इसलिए दबी आवाज के सिवाय मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। इंदु का चेहरा म्लान हो गया था। मैं फिर कुछ देर के लिए रुककर उन्होंने बातों का क्रम आगे बढ़ाया। उस दिन के बाद रोज किसी न किसी बात पर सुची स्मिथ से झगड़ने लगी। स्मिथ जितना ही उसे खुश रखने का और समझाने की कोशिश करता, वह उतना ही उस पर हावी होने का प्रयास करती। उन दोनों के झगड़े से अनजान बनकर मैंने धीरे धीरे अपने को समेटना आरंभ कर दिया। बीमारी का बहाना बनाकर मैं उनके साथ घूमने से बचने लगी। रसोई की सब्जियों से लेकर कपड़ों की खरीदारी तक मैं सुची के पसंद को ही महत्व देने लगी, लेकिन इस पर भी वह सामान्य नहीं रहती थी। स्मिथ सब समझता था। वह मुझे अलग हटते देखकर मन ही मन दुखी था। प्रातः मेरे पास बैठता, सोने से पहले मेरा हाल लेता, दवा आदि देता। कहता तो कुछ नहीं था, लेकिन अंदर से वह सुखी भी नहीं था। माँ और पत्नी को लेकर उसका जीवन उलझ रहा था। आपने सुची को उसके दुर्व्यवहार के लिए कुछ कहा क्यों नहीं? अध्यापिका होने पर भी क्या आपके पास शब्दों की कमी थी? रति शर्मा ने बीच में इंदु से पूछा। नहीं, शब्दों की कमी तो मेरे पास कभी नहीं रही, लेकिन जीवन के कुछ ऐसे मार्मिक प्रसंग होते हैं जहाँ शब्दों की नहीं, भावनाओं की और समझ की आवश्यकता होती है। ईर्ष्या और दुराग्रह का निदान शब्दों से नहीं किया जा सकता। मैंने सुची को प्यार और स्नेह देने में कोई कसर नहीं रखी थी। फिर उसका मुझसे चिढ़ना यह ईर्ष्या के अतिरिक्त कुछ नहीं था। वह स्मिथ के जीवन से मुझे निकाल फेंकना चाहती थी। अतीत को तो वह बदल नहीं सकती थी, लेकिन भविष्य को वह अवश्य बदलना चाहती थी, जिसमें मेरा कोई चिन्ह न हो। मैंने जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, जाने कितने लोगों से मिली हूँ, इसलिए किसी के व्यवहार से उसका मन समझ लेना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं झगड़ कर अपना हक लेने में विश्वास नहीं करती। जानती हूँ इससे संबंधों की खाइयाँ गहरी ही हो जाती हैं। तो क्या सुची ने आपको घर से निकाल दिया? अभी रति की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि इंदु ने बीच में ही उसे रोक दिया। नहीं नहीं, मैं ऐसी कमजोर भी नहीं कि कोई मुझे निकालता, और न ही स्मिथ ऐसा होने देता। लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी निरंतर उपस्थिति स्मिथ के जीवन को संकटमय अवश्य बना देगी। संबंधों में कटुता न आने देने के लिए मुझे ये मोह त्याग करना पड़ेगा। इसलिए मैंने अध्यापन से पुनः जुड़ने का प्रस्ताव स्मिथ के सामने रखा। यह जानकर उसे बहुत दुख हुआ। कहने लगा कि सारा जीवन नौकरी से तुम्हारा मन नहीं भरा माँ, जो इस उम्र में मेहनत मजदूरी करोगी। लेकिन मैंने यह कहकर अपना तर्क रखा कि मेहनत मजदूरी नहीं, अध्यापन तो मेरे खालीपन का उपचार है। मेरा जीवन इसी को समर्पित रहा है। यही मेरे सारे दुख दर्द का मरहम है। इसमें चुपचाप मेरा मुंह देखता रहा। शायद मेरे अंदर की पीड़ा को वह समझ रहा था। फिर दूसरे दिन जब रोजगार कार्यालय के दैनिक पत्र में मैंने इस कॉलेज का विज्ञापन देखा, सेवानिवृत्त शिक्षिकाओं की नियुक्ति देना कुछ अविश्वसनीय अवश्य लगा।
फिर भी मैंने प्रार्थना पत्र दे दिया और जब इंटरव्यू के लिए पत्र मिला तो मुझे स्मिथ से हटकर रहने का खूबसूरत बहाना मिल गया। उसने मुझे बहुत रोका, लेकिन मैं बराबर उससे मिलते रहने का आश्वासन देकर चली आई। इंदु की आंखों के आंसू थम नहीं रहे थे। रति शर्मा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं होती तो शायद यह नहीं करती जो आपने किया। नहीं रति, कभी कभी अपनों को ही सुखी देखने के लिए अनचाहे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। वह माँ ही क्या जो बच्चों के लिए त्याग न कर सके। संबंधों को समाप्त करने या बिगाड़ने से अच्छा है उन्हें बहानों की आड़ में एक सुंदर मोड़ दे दिया जाए। इंदु की दबी हुई रुलाई फूट पड़ी थी और रति शर्मा मूक होकर तपस्विनी माँ को दर्द से मोम की तरह पिघलते देख रही थी।